आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां मास्टर योकी मास्टर ग्वांटियन से पूछ रहे थे कि आखिर तुमने लियांगजी पर हमला क्यों किया। इस पर मास्टर ग्वांटियन कहते हैं कि लियांगजी के पास जो तलवार है वो हमारे पूर्वजों को बिलोंग करती थी, यानी कि वो तलवार हमारी है, लेकिन वो अब लियांगजी के पास क्या कर रही है, पूछो इससे किसने वो कहां से चुराई। जिस पर लियांगजी उन्हें सारी बात सच सच बता देता है कि कैसे वो तलवार उसको एक मॉन्स्टर के चेस्ट पर मिली थी। ये सब सुनने के बाद मास्टर योकी कहते हैं कि इसका मतलब लियांगजी ने वो तलवार चुराई नहीं, और वैसे भी अब तुम लोग वो तलवार लियांगजी से नहीं ले सकते, क्योंकि लियांगजी ने ऑलरेडी उस तलवार को अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर लिया है, यानी कि वो तलवार तुम लोगों का हुक्म नहीं मानेगी। जिस पर मास्टर ग्वांटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर अब हम वो तलवार वापस कैसे हासिल करें। यहाँ इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए ये लोग लियांगजी के सामने एक चैलेंज रख देते हैं। ये लोग लियांगजी को बताते हैं कि तुम्हें इस चाइना सी जाकर इस तलवार को लोंगजी ट्रेजर से अपग्रेड करवाना होगा। हम तुम्हें 15 दिन का टाइम देते हैं, अगर तुमने उस ट्रेजर की मदद से इस तलवार को अपग्रेड करवा दिया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, और न हम अपनी पूरी आर्मी के साथ सेलेस्टियल स्पिरिट साइट पर हमला करके इस पूरी जगह पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर लियांगजी ने भी जोश में आकर उनके इन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तभी मास्टर योकी उसे बताते हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस चाइना सी में ड्रैगन क्लैन रहता है और वो लोग बहुत ज्यादा जालिम है, वो किसी भी इंसान को अपने आसपास तक नहीं आने देते। जिस पर लियांगजी कहता है कि अब क्या किया जा सकता है, अब तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे टेलीपोर्ट करके इस चाइना सी पहुंचवा दो। जिस पर मास्टर योकी उसे फौरन से टेलीपोर्ट करके इस चाइना सी पहुंचा देते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद लियांगजी को याद आता है कि उसने फेरी फॉक्स को तो बताया ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है और वो वापस कब आएगा, यानी कि फेरी फॉक्स काफी ज्यादा गुस्से में होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी वहाँ अपनी पर्पल आइस का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन क्लैन को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ ढूंढते ढूंढते अचानक से उसकी नजर एक औरत पर पड़ गई थी जो कि किसी ड्रैगन से फाइट कर रही है, और साथ ही लियांगजी देखता है कि वो थंडर ड्रैगन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने उस औरत की मदद ना की तो वो ड्रैगन तो उसे मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी ने भी उस ड्रैगन पर अटैक करके उसका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया था, जिस मौके का फायदा उठाकर वो औरत उस ड्रैगन को मार देती है। लेकिन यहाँ इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि लियांगजी ने थोड़ा सा उस ड्रैगन का ब्लड इनहेल कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी मरने वाली हालत हो जाती है। ये देखकर वो औरत उसे वहीं पर थोड़ी देर के लिए हील करती है, जिसके बाद उसने अपने साथियों को भी वहां पर बुला लिया था, और इसी के साथ हमें मालूम होता है कि ये औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि इस चाइना सी की क्वीन थी, जो कि लियांगजी को अपने साथ अपने महल ले जाती है ताकि वो उसका वहां पर इलाज कर सके। लेकिन वहां उसको डॉक्टर बताता है कि इसकी जान बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि आज तक कोई भी इंसान ड्रैगन ब्लड की पावर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का भी जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन सी क्वीन उसे बताती है कि नहीं, ये लड़का कुछ खास है, मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये किसी तरह करके इस ब्लड पर अपना काबू कर ही लेगा। और हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सच था, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि लियांगजी की इमॉर्टल पावर उसकी मदद करती है ताकि वो इस ड्रैगन ब्लड पर अपना काबू कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी ने उस ड्रैगन ब्लड पर काबू कर लिया था और अब वो ड्रैगन की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। यह सी क्वीन लियांगजी से पूछती है कि वैसे तुम्हारा इस चाइना सी आने का क्या मकसद है, तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए था। जिस पर लियांगजी उन्हें बताता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी तलवार को लोंगजी ट्रेजर से अपग्रेड करवा सकूं। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से लोंगजी ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है और वो ये ट्रेजर कभी भी किसी को नहीं दे सकते। लेकिन हम देखते हैं कि सी क्वीन को अब लियांगजी से कुछ लगाव हो गया था, तो लियांगजी को कहती है कि तुम हमारे सेनापति के साथ जाकर उनकी मदद करो, क्योंकि सिटी पर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया है, और तुम जब तक वापस आओगे मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी तलवार को मैंने लोंगजी ट्रेजर से अपग्रेड कर दिया होगा। जो सुनकर लियांगजी उनके सेनापति के साथ उस ड्रैगन को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन जब लियांगजी वहां पर पहुंचा तो वो कुछ अजीब ही देखता है। वो देखता है कि उस ड्रैगन ब्लड की वजह से अब वो ड्रैगन से भी बात कर सकता है, जिसकी वजह से वो उस ड्रैगन को मारता नहीं बल्कि उसको अपना दोस्त बना लेता है। यहाँ महल वापस आने के बाद लियांगजी देखता है कि सी क्वीन ने उसके वाटर ब्लेड को अपग्रेड कर दिया था, जिसके बाद सी क्वीन लियांगजी को इमोशनल होकर बताती है कि मैं तुम्हारी अच्छाई से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ, तुमने पहले मेरी जान बचाई और उसके बाद तुमने उस ड्रैगन को भी जान से नहीं मारा बल्कि उसको अपना दोस्त बना लिया। तुम वाकई में ही बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। और ये सब कहती वो इमोशनल होकर लियांगजी को कहती है कि क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे, जिस पर लियांगजी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि हमें मालूम है कि लियांगजी की कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए वो फौरन से सी क्वीन को अपने गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सी क्वीन अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि तुम लोग लियांगजी के साथ जाओ और याद रखना कि लियांगजी है उसके सेट को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो हुक्म सुनकर सी क्वीन के गार्ड्स भी लियांगजी के साथ वापस सेलेस्टियल स्पिरिट साइट आ गए थे, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि यूनो साइट ऑलरेडी सेलेस्टियल स्पिरिट साइट पर हमला करने के लिए पहुंच गया था, जो देखकर वो गार्ड्स भी मैदान में फाइट के लिए उतर जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लियांगजी ने वो फाइट भी रुकवा दी थी, साथ ही साथ उसने उस तलवार पर भी अपना काबू कर लिया था, क्योंकि अब उसने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ ये जंग रोकने के बाद लियांगजी को याद आता है कि फेरी फॉक्स तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होगी, क्योंकि वो उसको अपने साथ इस चाइना सी नहीं लेकर गया था, जो बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि जब लियांगजी फेरी फॉक्स से मिलता है तो वो इससे बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन लियांगजी कुछ ना कुछ करके उसे मना ही लेता है। एक
एक्साइटेड होकर वो उसे अपने साथ समंदर में लेकर जाकर उसे अपनी न्यू ड्रैगन पावर्स दिखाना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये दोनों मजे से उस पानी में खेल रहे थे कि तभी इन दोनों को अपने सामने एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है, जिस पर लियांगजी कहता है कि क्यों ना हम इस गुफा के अंदर चलकर देखें कि इसके एंड में क्या होगा। जिसके बाद फेरी फॉक्स भी उसकी ये बात मान गई थी और ये दोनों गुफा के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। उस गुफा की काफी ज्यादा गहराई में पहुंचने के बाद ये लोग एक जगह उस गुफा से बाहर निकल आते हैं, जहाँ इन लोगों को अपने सामने एक मिस्टीरियस सा कॉफिन दिखाई देता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि भला एक मिस्टीरियस सा कॉफिन इतनी गहराई में क्या कर रहा होगा। और वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहाँ दीवारों पर पड़ जाती है, जिन दीवारों पर कुछ आर्ट्स और डिजाइन बने हुए थे। इन डिजाइन में से एक आदमी था जिसे देखकर फेरी फॉक्स काफी ज्यादा डर जाती है और उसी आदमी की बॉडी के नीचे लिखा था कि एम्परर जीवी की पावर्स बिल्कुल बेमिसाल है, कोई भी चाहकर उसे हरा नहीं सकता। यहाँ पर लियांगजी फेरी फॉक्स का डर देखकर समझ गया था कि जरूर इसका फेरी फॉक्स के साथ कोई लेना देना है। इसकी वजह से वो फेरी फॉक्स से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इसने तुम्हारे नजदीक भी आने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। अभी लियांगजी ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो कॉफिन इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस अटैक से हम देखते हैं कि फेरी फॉक्स बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। ये देखकर लियांगजी अपनी फुल पावर से इस्तेमाल करते हुए उस कॉफिन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उस कॉफिन के अंदर कुछ स्क्रोल्स पड़े हुए थे। इन स्क्रोल्स में लिखी हुई बातें लियांगजी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वो देखता है कि फेरी फॉक्स बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल है, जिसकी वजह से वो फेरी फॉक्स को उठाकर फौरन वहां से वापस सेलेस्टियल स्पिरिट सेक्ट आ गया था। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लियांगजी फेरी फॉक्स से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ईस्ट चाइना सी दिखा दूंगा और साथ ही साथ मैं इन स्क्रोल्स के बारे में भी मालूम कर लूंगा कि आखिर इन स्क्रोल्स में ये सब क्या लिखा हुआ है। इस बार फेरी फॉक्स भी लियांगजी के साथ जाने के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन जब वो लोग टेलीपोर्ट होकर आते हैं तो लियांगजी महसूस करता है कि ये तो ईस्ट चाइना सी नहीं है, बल्कि वो लोग गलती से टेलीपोर्ट होकर वेस्ट चाइना सी आ गए हैं, जहाँ पानी से निकलते ही लियांगजी एक प्रिंसेस पर गिर गया था। यहाँ लियांगजी को मालूम होता है कि इस लड़की का नाम प्रिंसेस आर्या है, जो कि वेस्ट चाइना सी की प्रिंसेस भी है। और इसी के साथ साथ वो महसूस करता है कि इस लड़की का एटीट्यूड तो काफी ज्यादा हाई है, ये हर वक्त जरूर में रहती है और ये किसी को भी माफ नहीं करती। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस आर्या काफी ज्यादा गुस्से में लियांगजी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गुस्ताखी करने की, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। और ये कहती है वो लियांगजी पर अटैक कर देती है, जो देखकर फेरी फॉक्स लियांगजी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी प्रिंसेस आर्या फेरी फॉक्स को भी गले से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके फेरी फॉक्स का गला दबा रही थी। ये देखकर लियांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो बहुत तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर सीधा प्रिंसेस आर्या के पीछे आ गया था, जिसके बाद वो उसको भी अपने साथ टेलीपोर्ट करके किडनैप कर लेता है। यहाँ प्रिंसेस के किडनैप होने की वजह से जो वेस्ट चाइना सी का किंग था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लियांगजी को हर हाल में ढूंढकर मार देना चाहता था, जो बात लियांगजी को भी मालूम थी और वो जानता था कि मैं जितनी देर तक यहाँ वेस्ट चाइना सी में रहूंगा मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये सोचते ही वो प्रिंसेस आर्या से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वेस्ट चाइना सी से निकलने का गेट कहाँ पर है, ताकि हम लोग वहाँ से निकलकर बाहर चले जाए। जिस पर प्रिंसेस आर्या बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ब्लू क्लैन के पास है, लेकिन अगर हम वहाँ गए तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे, क्योंकि उनके क्लैन और हमारे क्लैन के बीच शुरू से ही फाइट चल रही है। जिस पर लियांगजी प्रिंसेस आर्या से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा और ये वादा भी करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ जिंदा और सलामत रखूंगा, बस तुम हमें रास्ता बता दो ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सके। जिस पर प्रिंसेस आर्या लियांगजी को आगे का रास्ता बताना शुरू कर देती है और कुछ देर के सफर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग आखिरकार उस जगह पर पहुंच भी गए थे। जहाँ पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ लावा था और कुछ मरमेड क्लैन के लोग भी सामने खड़े होते हैं, जिनका लीडर लियांगजी से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और मैं तुम्हारी विश पूरी भी कर दूंगा, बस बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस को हमारे हवाले कर दो। जिस पर लियांगजी अपने दिल में सोचता है कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जिसके बाद अचानक ही उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो उस लीडर से कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, तुम मेरे लिए इस चाइना सी का पोर्टल ओपन कर दो और बदले में मैं प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिस पर वो ब्लू क्लैन का लीडर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी करके इस चाइना सी का पोर्टल ओपन कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर लियांगजी फौरन ही फेरी फॉक्स और अपने सोर्ड को उस पोर्टल से पार करवा देता है, लेकिन वो खुद यहीं पर प्रिंसेस के साथ ही रुक गया था ताकि वो पीछे रहकर प्रिंसेस की हिफाजत कर सके। ये देखकर उस ब्लू क्लैन के लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने सोल्जर से कहकर लियांगजी पर अटैक करवा देता है। लियांगजी इन लोगों के खिलाफ अकेले ही फाइट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो इनके सामने वीक पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि उन सारे वॉरियर्स ने लियांगजी और प्रिंसेस को एक जगह पर कैद कर दिया था और धीरे धीरे करके ये लोग उस जगह का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा रहे थे ताकि ये लोग गर्मी से ही मर जाए। यहाँ लियांगजी और प्रिंसेस के पास इस ट्रैप से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिस पर प्रिंसेस लियांगजी से कहती है कि मेरे पास अभी भी एक रास्ता मौजूद है, लेकिन उस रास्ते के लिए तुम्हें मेरे साथ खुद को लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें हर हाल में मेरी हिफाजत करनी ही होगी। यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुम्हें साइन करना होगा और उसके बाद तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओगे। जिस पर लियांगजी कहता है कि नहीं, मुझे किसी की गुलामी करना पसंद नहीं। ये सुनकर प्रिंसेस आर्या उससे कहती है कि तुम्हें मेरी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरी थोड़ी सी हिफाजत करनी होगी और बदले
में मैं भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी गॉड काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जिसकी वजह से वो लियांगजी और प्रिंसेस को कुछ और ज्यादा पावर्स भी दे देते हैं। लियांगजी अपनी नई पावर्स को लेकर काफी ज्यादा खुश था और अपनी इन्हीं नई पावर्स की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ ब्लू क्लैन के लोगों को हरा भी रहा था, जो देखकर ब्लू क्लैन का लीडर काफी ज्यादा डर गया था और वो लियांगजी से माफी मांगते हुए कहता है कि आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ कर दो तो हम आपको अपना नया मास्टर चूज कर लेंगे और आपके हर हुक्म को पूरा करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी भी उन लोगों के साथ एग्री हो गया था और वो उन सबको माफ कर देता है। यहाँ पर चूंकि लियांगजी ब्लू क्लैन का नया मास्टर बन चुका था और इसी के साथ साथ प्रिंसेस आर्या भी उसकी दोस्त बन चुकी थी, तो लियांगजी इन दोनों बातों से फायदा उठाते हुए वेस्ट चाइना सी और ब्लू क्लैन के बीच दोस्ती करवा देता है। अब यहाँ लियांगजी देखता है कि इस जगह की सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो लियांगजी प्रिंसेस आर्या को लेकर वापस ईस्ट चाइना सी आ गया था, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो लियांगजी से पूछती है कि ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है। जिस पर लियांगजी उन्हें सारी बात बता देता है कि यह है प्रिंसेस आर्या और हम दोनों की दोस्ती कैसी हुई ये सारी बात भी उन्हें बता ही देता है। जो सुनकर उसकी माँ तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसके दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि शायद लियांगजी को अब धीरे धीरे किसी से प्यार होने लगा है। और अच्छी बात तो यह है कि वो लड़की एक प्रिंसेस भी है, यानी कि वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेनाक होगी। लेकिन असल बात तो हम जानते हैं कि लियांगजी सबसे अच्छे से बात करता है, लेकिन अभी तक उसे किसी से प्यार नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी इस चाइना सी की लाइब्रेरी में चला गया था ताकि वो इन स्क्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, और यहीं पर लियांगजी को एक बुक मिलती है जिसमें एम्परर जीवी के बारे में काफी ज्यादा कुछ लिखा हुआ था। साथ ही साथ वो एम्परर जीवी के कुछ टेक्निक्स भी सीख लेता है, जिन टेक्निक्स को परफॉर्म करके हम देखते हैं कि लियांगजी की पावर्स अब पहले से डबल हो चुकी थी, यानी कि वो एम्परर जीवी की डार्क मैजिक को इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ अच्छे से कल्टीवेशन करने के बाद लियांगजी दोबारा सी क्वीन के पास आ जाता है, जहाँ सी क्वीन उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक संदेश आया है। लियांगजी ये सुनकर हैरानी से पूछता है कि कैसा संदेश और किसने संदेश भिजवाया है, जिस पर सी क्वीन उसे बताती है कि ये संदेश मास्टर चैंगजी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, क्योंकि सेलेस्टियल स्पिरिट साइड किसी बड़ी मुश्किल में आ गया है। जो सुनकर लियांगजी समझ चुका था कि अब मुझे वापस रियलिंगमैन सिटी जाना होगा ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन साथ ही यहाँ पर लियांगजी को फेरी फॉक्स के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से वो सी क्वीन से पूछता है कि क्या आपने फेरी फॉक्स को देखा है कहीं पर। सी क्वीन उसे बताती है कि हाँ, हमें एक फॉक्स तो मिली थी, वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी और हम तो उसे जान से मार ही डालते, लेकिन तभी हमने उसके साथ तुम्हारी तलवार देख ली, जिसके बाद हम समझ गए कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी, इसलिए हमें उसे कल्टीवेशन करने के लिए भेजना पड़ा। ये सब सुनकर लियांगजी फेरी फॉक्स के लिए काफी ज्यादा डर गया था और वो फौरन सी क्वीन से कहता है कि वो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना होगा। तभी सी क्वीन उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत है और हमने उसे कल्टीवेशन करने के लिए एक गुफा में भेज दिया है। वो उस गुफा से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक वो कल्टीवेट करके खुद को हील ना कर ले, और तुम भी उसके अंदर नहीं जा सकते। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा ताकि फेरी फॉक्स खुद को हील करके बाहर आ सके। ये सारी बातें सुनकर आखिरकार लियांगजी समझ चुका था कि मैं इस वक्त उससे नहीं मिल सकता, जिसके बाद वो वापस टिएनएनमेन सिटी के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ टिएनएनमेन सिटी पहुंचने के बाद लियांगजी मास्टर अयोकी से मिलता है, जो उनको बताते हैं कि हमारी सिटी पर कुछ डीमंस अटैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लियांगजी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि उन डीमन वैम्पायर्स को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। जो सुनकर लियांगजी उनकी मदद करने के लिए एग्री हो गया था। यहाँ मास्टर चेंगजी उसको सारी डिटेल्स बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें टिएनएनमेन सिटी के मेडिकल क्लैन के पास जाना होगा, जहाँ वो डीमन वैम्पायर लगातार पिछली कुछ रातों से हमला कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच चुके होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द वहाँ के लिए रवाना हो जाओ। जो सुनिए हम देखते हैं कि लियांगजी उस मेडिकल क्लैन की तरफ निकल चुका था। वहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम मिस जीनू था, वो अपने डेसिपल्स के साथ वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है, और लियांगजी के वहाँ पहुंचने के बाद वो उसे बताती है कि कैसे एक डीमन वैम्पायर रात को यहाँ हमला करके यहाँ के लोगों को बारी बारी करके मार रहा है, इसलिए हमें कुछ करना होगा ताकि हम उस डीमन वैम्पायर को मारकर यहाँ के लोगों को आजादी दिलवा सके। ये बात सुनकर लियांगजी भी मिस जीनू के साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद वो उस डीमन वैम्पायर के लिए ट्रैप बिछाना शुरू कर देते हैं, जिसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो डीमन वैम्पायर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ ही गया था। ये देखकर लियांगजी फौरन से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि लियांगजी के किसी भी हमले का उस पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि लियांगजी के सबसे खतरनाक अटैक से भी हम देखते हैं कि उस डीमन वैम्पायर का सिर्फ एक पैर ही करता है, यानी कि उसे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं मिला था। ये बात यहाँ पर कम नहीं थी कि तभी वहाँ पर एक दूसरा वैम्पायर डीमन भी आ जाता है, जिसने पहले वाले वैम्पायर डीमन पर अटैक कर दिया था। ये देखकर लियांगजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन मजबूरन वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग चाहकर भी तो इस डीमन वैम्पायर को हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डीमन वैम्पायर भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है ताकि वो इन लोगों को जान से मार सके। और यहाँ भागते भागते हम देखते हैं कि मिस जीनो और लियांगजी एक गुफा में गिर गए थे, जिसके बाद वो अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। इस गुफा में जब मिस जीनो और लियांगजी को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि ये जगह तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों को उसी डीमन वैम्पायर की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ये लोग उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों को एक अजीब ही नजारा दिखाई
देता है, जहां हम देखते हैं कि एक टू हेडेड डीमन उस वैम्पायर डीमन को जान से मार रहा था और साथ ही साथ वो कह रहा था कि तुम नकारा हो, बेकार हो, तुमसे एक भी काम नहीं होता। मैंने तुम्हें टीएलएन सिटी के उन स्टूडेंट्स को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने जाकर अपने ही दोस्त को मार डाला। और ये कहते साथ ही वो उस वैम्पायर डीमन को जान से मारकर खत्म कर देता है। यहाँ इस टू हेडेड डीमन की पावर देखकर लियांगजी और मिज़िनो काफी ज्यादा शौक हो गए थे कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हम इसके बावजूद भी इस डीमन वैम्पायर को मार नहीं पा रहे थे। और इस टू हेडेड डीमन ने बस अपनी एक ही अटैक से इस वैम्पायर डीमन को खत्म कर डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।